हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने जो पिछला टॉपिक खत्म किया था रस, उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा, उसके की नोट्स आपने बना लिए होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के अंदर, आज का हमारा टॉपिक होगा छंद। ठीक है, क्या टॉपिक होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा छंद। ठीक है, देखो, हमने रस में कहा था कि ये काव्य का सौंदर्य होता है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य। छंद का क्या मतलब होता है जी? कि जब आप किसी काव्य को लय के साथ उसकी नियमित संख्या, वर्णों की संख्या का बिल्कुल विन्यासात्मक तरीके से उसको जब आप पढ़ते हैं, लय के तरीके से आप उसको पढ़ते हैं, जो चीज आपको खुश करे, आहदित करे, वही आपका क्या होता है? छंद होता है। ठीक है, तो छंद की परिभाषा क्या होती है? छंद वह होता है कि वह वाक्य जो आपको आहदित करे, खुश करे, या फिर उस वाक्य की मात्राओं का नियमित विन्यास के अनुसार उसका पठन करना ही क्या होता है? छंद कहलाता है। ठीक, चलिए सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है कि जो आहदित करे, या प्रसन्न करे, उसे छंद कहते हैं। उसे छंद कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब हमने कहा कि ये जो आहदित करना है, ये आहदन कैसे होगा? आहत कैसे होगा? कि जो हमारे वर्ण हैं या जो इन वर्णों से बने हुए शब्द हैं, उन शब्दों का उनकी मात्राओं के विन्यास के अनुसार, मात्राओं के विन्यास के अनुसार पठन। ठीक है, अब ये मात्रा क्या है? ठीक, मात्रा हमने पढ़ी है कि भाई जैसे हमने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, तो यहाँ पे केवल स्वर की बात की जाएगी। स्वर आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब स्वर का सीधा डिवीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्वर एक होता है हमारा मूल स्वर, जिसको हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर हमारे चार होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, तो इनको एक मात्रिक भी कहा जाएगा। बाकी के इनसे बच के जितने बचे, आ, ई, उ, ए, ठीक है, ए, ओ, औ, ये सब हमारे द्विमात्रिक भी आ जाते हैं। इनको दीर्घ स्वर भी कह देते हैं, या फिर इनको क्या कह देते हैं कि ये हमारे कैसे होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ इनके आगे कि ये एक मात्रिक और ये द्विमात्रिक। ठीक, ये हमारे कैसे हो गए? एक मात्रिक, और ये हमारे कैसे हो गए? द्विमात्रिक। ठीक है, तो इन्हीं के विन्यास के अनुसार अब हमने एक चीज लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया मल्हार। ठीक है, अब इस मल्हार को जब मैंने बोला है, तो इस मल्हार में इन मात्राओं का हमें ज्ञान हुआ है, इन मात्राओं का लयबद्ध तरीका आया है, तब ये जाके मल्हार हुआ है। ठीक है, तो ये मल्हार जो शब्द मैंने उच्चारित किया, ये इसकी मात्राओं के अनुसार हुआ है कि माँ के साथ जो मात्रा जुड़ी हुई है अ, ल के साथ कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, हा के साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और रा के साथ अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, शब्द विच्छेद करते हैं, वैसे ही ये क्या होता है? इन्हीं मात्राओं के आधार पर टूटना, और इन्हीं मात्राओं के आधार पर किसी वाक्य को, शब्द को उसके लयबद्ध तरीके में ही कहना ही क्या होता है? छंद कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जो एक छंद भी होते हैं। अब देखो, छंद में एक चीज आ जाती है कि आपने मात्राओं का नियमित और उसका विन्यासात्मक उच्चारण किया है, तो वो छंद होता है।
छंद के अंदर ही आते हैं दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। ठीक है, अब इन सभी में मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे आगे जैसे जैसे क्लास में बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक, अब देखो एक तो हो गया दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। ठीक, कविता हो गई। एक होती है तुकबाजी, कहीं से कुछ भी उठाया उसके साथ कुछ भी मिला दिया तो वो तुकबाजी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो तुकबाजी अलग चीज है, छंद का जो वाक्य प्रयोग है वो हमारा अलग चीज है। इतनी चीज यहां तक समझ में आती है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी परिभाषा दी गई है, ये जो हमारी परिभाषा दी गई है ये किसके अनुसार दी गई है? ये दी गई है महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि के अनुसार ये हमारी परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा पूरा छंद है ये कहां से लिया गया? यही बात आती है ना कि छंद जो है कहां से लिया गया। तो छंद को लिया गया किससे? ऋग्वेद से। कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। ठीक है, अब इन्हीं के अनुसार कोई ना कोई, जैसे हमने रस में पढ़ा था कि भरत मुनि ने अपना एक शास्त्र लिखा था जिसको हमने क्या कहा था? नाट्य शास्त्र। ठीक है, ऐसे ही एक ऋषि थे, नाम था पिंगल। क्या नाम था? पिंगल। पिंगल ऋषि ने, पिंगल ऋषि ने क्या बनाया था? इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? छंद शास्त्र की रचना की थी। और इसीलिए छंद शास्त्र का दूसरा नाम, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसका पिंगल शास्त्र भी होता है। क्या कहते हैं इसको? पिंगल शास्त्र कहते हैं। वो पिंगल ऋषि के आधार पर कहा जाता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। किस वजह से है? वो पिंगल ऋषि की वजह से है। तो इसीलिए छंद के शास्त्र को हम क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि सारी जो खोज थी, सारे जो काम था वो ऋषि पिंगल ने इस पर किया था। क्लियर है यहां तक इतनी चीज? ठीक है, इसको नोट करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो जैसे हमने बताया कि छंद शास्त्र की जो रचना है वो किसने की? ऋषि पिंगल ने की। ठीक है, अब इस छंद शास्त्र में है क्या? छंद शास्त्र में है क्या? ये क्या है इसके अंदर ऐसा कि जिसको हमने इतना ज्यादा इसको तवज्जो इसमें दी है? छंद शास्त्र का मतलब होता है आप किसी भी गद्य को पढ़ने के लिए, गद्य को पढ़ने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? गद्य को पढ़ने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? गद्य को पढ़ने के लिए सहायता ली जाती है भाई व्याकरण की। ठीक है, अगर आपको वर्णमाला नहीं पता, अगर आपको संज्ञा सर्वनाम नहीं पता तो आप गद्य नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पद्य को पढ़ने के लिए, पद्य मतलब काव्य को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पढ़ने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई। ठीक है, पढ़ने के लिए किसकी रचना की गई? छंद शास्त्र की रचना की गई। अब जो ये छंद शास्त्र है ये क्या बताता है? ठीक, अब बात करते हैं इसकी। ये छंद शास्त्र बताता है कि भाई छंद के गुण, अवगुण, छंद को लिखने का तरीका, ये सारी चीजें कौन बताता है? छंद शास्त्र बताता है। जैसे व्याकरण हमको समझाती है कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, हिंदी में कौन सी चीज क्या है, इसी तरह से छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र बताता है कि जो छंद आपने लिखा है वो क्या है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, उसको किस तरह से लिखना चाहिए, उसकी मात्राएं किस तरह से लगाई जाती हैं। ठीक है, उसका जो विन्यास होता है, मात्रिक विन्यास जो होता है वो किस तरह से होता है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? वो बताता है जी छंद शास्त्र। तो इसीलिए छंद शास्त्र को क्या किया गया था? इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो छंद शास्त्र की रचना किसने की? रचना किसने की? वो की थी पिंगल ने। पिंगल जी ने इसको किया था, पिंगल ऋषि जी ने। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब पिंगल ऋषि की वजह से ही छंद शास्त्र का दूसरा नाम पड़ गया पिंगल शास्त्र।
ठीक है, क्योंकि पूरे रचनाकार कौन? पिंगल ऋषि। तो नाम क्या पड़ गया शास्त्र का? पिंगल शास्त्र पड़ गया। ठीक है, समझ आती है इतनी चीज? ठीक, तो ये हमारा है छंद शास्त्र के बारे में, छंद के बारे में कि छंद क्या है और छंद शास्त्र क्या है, इतनी चीज समझ में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि छंद के अवयव क्या होते हैं, हमें छंद को पढ़ना क्यों है। ठीक, आपने एक दोहा सुना होगा, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक दोहा आता है ना, ठीक है। ठीक, तो छंद के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो छंद में क्या आता है, जैसे दोहे की अगर मैं बात करूं तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें एक दोहा हमारा आ जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर मुधार। ठीक है, बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारो। ठीक है, तो ये जो पूरा दोहा है इसमें मात्राएं लगेंगी, ये हमारा छंद का उदाहरण हो जाता है। दोहा जैसे कि मैंने बताया, दोहा होता है, सोरठा होता है, चौपाई होती है, रोला होता है। इन चारों को डिवाइड किया जाता है इनकी मात्रा के आधार पर। ठीक है, किसी में 16 मात्रा, किसी में 11 मात्रा, किसी में 13 मात्रा। ठीक है, तो इन्हीं मात्राओं के आधार पर इस पूरे के पूरे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई को क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। यहां तक की चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं छंद के अवयव की। चलिए अब बात करते हैं किसकी? छंद के अवयव। छंद के अवयव, जिन अवयवों से मिलकर छंद हमारा पूरा बना उसको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो छंद के अवयव होते हैं 7। ठीक है, छंद के अवयव कितने? 7। कौन कौन से? संख्या, या हम इसको कहते हैं मात्रा। ठीक है, नंबर 2 गण, नंबर 3 यति, नंबर 4 गति, नंबर 4 गति, नंबर 5 तुक, 6 यण और 7 वर्ण। ठीक है, ठीक है, नंबर 6 वर्ण और नंबर 7 चरण, या इसको पाद भी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गए? ये हमारे छंद के अवयव हो जाते हैं। संख्या, मात्रा, वर्णों की मात्रा, गण, यति, गति, तुक, वर्ण, चरण। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? छंद के अवयव हो गए। इन्हीं अवयवों के बेस पे जो हमारा छंद है पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं सबसे पहला ले लूं संख्या, या जिसको मैंने क्या कहा? मात्रा। संख्या या मात्रा मैंने अभी आपको फर्स्ट वाले टॉपिक में ही बता दी थी कि भाई मात्रा हमारी क्या होती है? या तो एक मात्रिक होगा या फिर द्विमात्रिक होगा। ठीक है, वर्णमाला में हमने ये पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? संख्या और मात्रा को पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट, जब मैं आपको छंद समझा रही थी तभी मैंने आपको वहां पे मात्रा भी समझाई थी। तो जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की। ठीक है, मात्राएं कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं।
एक होता है एक मात्रिक और दूसरा होता है द्विमात्रिक। ठीक है, इन एक मात्रिक और द्विमात्रिक को हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, ये हमारे ह्रस्व स्वर और ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। इन्हीं से पूरी मात्राएं हमारी बनती हैं। ठीक, तो एक मात्रिक हमारे कौन कौन से हो गए, एक मात्रिक हो गए जैसे मैंने कह दिया अ, ई, उ और री। द्विमात्रिक, अब पूरे वर्णमाला में इन चार को छोड़ के और किसको, आयोगवा को छोड़ के बाकी हमारे क्या आ जाएंगे, द्विमात्रिक आ जाएंगे। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए द्विमात्रिक। ठीक है, तो संख्या और मात्रा यही होती है कि एक मात्रिक ये है और ये हमारा क्या है, द्विमात्रिक है। समझ आती है इतनी चीज। तो ये चार हो गई और ये 1 2 4 6 और एक 7, 7 हमारे द्विमात्रिक हो गए। इनको आप दीर्घ स्वर से भी याद रख सकते हैं। द्विमात्रिक इनको क्यों कहा, इनको एक मात्रिक क्यों कहा, हमने ये चीज वर्णमाला में भी पढ़ी है, क्योंकि ये क्या है, ये केवल सिंगल मात्रा है। अ है तो मतलब अ ही रहेगा, इसके साथ कोई भी जुड़ाव नहीं है। इनको ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, कि जिनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। लेकिन अगर मैं द्विमात्रिक की बात करूं तो इनको सहायता लेनी पड़ी है। जैसे अ है तो अ प्लस आ से मिलकर हमारा क्या बना, आ। तो यहाँ पे दो मात्राएं आ गई, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, द्विमात्रिक कहा है। ऐसे ही ई है, ऐसे ही उ है, ऐसे ही ये सब है। ये सारे किससे, ये दो मात्राओं से मिलकर बने हैं। क्लियर है इतनी चीज, इसीलिए इनको क्या कहा गया, द्विमात्रिक कहा गया। यहां तक चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब पहला हमारा क्या हो गया, संख्या। ठीक, इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं दूसरा वर्ण। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, वर्ण। ठीक, अब जैसे हमने ये एक मात्रिक और द्विमात्रिक कहा है, तो वर्ण में भी इन्हीं की बात आ जाती है कि वर्ण हमारे हो जाते हैं, एक होते हैं हमारे लघु वर्ण, ठीक है, और एक हमारे होते हैं दीर्घ वर्ण। यहीं पे समझो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, ये है जी हमारे लघु वर्ण, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं दीर्घ वर्ण। ठीक, अब इन वर्णों में क्या दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखने की तो आवश्यकता नहीं कि लघु वर्ण हमारे क्या है, ये है। ठीक, यहीं से हम इनको पढ़ेंगे। चलो लिख देते हैं, अ, ई, उ और री। ये हमारे क्या हो गए, लघु वर्ण हो गए। इनको हमने दूसरा नाम एक दे दिया, वर्णों के एक स्वर हैं ये। ठीक है, क्या है ये, एक स्वर है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, दीर्घ वर्णों की, तो ये हमारे जितने आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, दीर्घ वर्ण में आ जाएंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको द्विस्वर कहते हैं, कि यहाँ पे दो स्वरों का मिलन है, तब ये हमारे क्या कहलाते हैं, द्विस्वर कहलाते हैं। ठीक, अब वर्ण के लिए बात आ जाती है किसकी, चिन्ह की। किसकी बात आती है, चिन्ह की। तो एक स्वर यानी कि लघु वर्ण के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होगा वो होगा ये, एक सीधी खड़ी रेखा। ठीक है, और दीर्घ वर्ण के लिए जो हमारा चिन्ह प्रयुक्त होगा वो होगा एक वर्तुल रेखा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। अगर हमारा क्या है, ये क्या होती है, ये होती है सीधी खड़ी रेखा, और ये होती है हमारी एक वर्तुल रेखा। यानी कि रेखा को क्या कर दिया गया, टेढ़ा कर दिया गया। ये क्या है, सीधी खड़ी रेखा, और ये हमारी क्या है, वर्तुल रेखा। ठीक है, तो दीर्घ वर्ण के लिए क्या होगा, वर्तुल रेखा इस्तेमाल होगी, और लघु वर्ण के लिए कौन सी होगी, सीधी खड़ी रेखा इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, यहां तक चीजें, दोनों चीजें समझ में आती हैं। अब इन दोनों को ही पढ़ने का जो तरीका होता है, अब इन्हें अप्लाई करेंगे हम किस पे, उदाहरण पे। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके उदाहरण की, किसके, वर्णों के उदाहरण की, कि किस तरह से हम उनकी वर्तुल रेखा और सीधी रेखा को लगाते हैं। ठीक है, मानो मैंने लिखा कमल,
अब मैं क्या करूंगी, इस कमल का वर्ण विच्छेद करूंगी। ठीक है, कमल का वर्ण विच्छेद कीजिए। कैसे हुआ? ठीक है, प्लस ठीक है, तो इस कमल के साथ जो मात्रा आएंगी वो ये आएगी, क्योंकि तीनों में ही क्या है, लघु वर्ण का इस्तेमाल किया गया, तो इसीलिए ये कैसा हो गया, ये लघु वर्ण के हमारा जो साइन होता है, एक सीधी खड़ी रेखा, वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया राकेश, राकेश। ठीक है, तो अब जरा इसको तोड़िए। रा प्लस आ, क प्लस ए प्लस श प्लस आ। ठीक है, र प्लस आ, इस जब के के साथ अ है तो ये इसमें अ और ई दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए अ ये वाला आएगा। ठीक है, तो रा हलंत, क हलंत, श हलंत। रा के साथ आ, यानी कि यहाँ पे क्या है, दीर्घ मात्रा है, तो दीर्घ मात्रा के लिए हमारी क्या आती है, वर्तुल रेखा आती है। दीर्घ मात्रा के लिए क्या आएगी, वर्तुल रेखा आएगी। दीर्घ मात्रा के लिए वर्तुल रेखा। तो राकेश का जो हमारा ये प्रकार है लिखा जाएगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई ये जो मात्राएं लगाई जाती हैं ये किस तरह से लगाई जाती हैं, ये हमसे लगानी नहीं आती। ये लगानी आ जाती है जिसको वर्ण विच्छेद करना आ गया, जिसको शब्द विच्छेद वर्ण विच्छेद करना आ जाता है, उसको ये मात्राएं लगानी भी बहुत आसानी से आ जाती है। ठीक है, अभी लगा सकते हो। अभी जैसे हमने कह दिया जैसे हमने कह दिया सूरज। अब सूरज पे डायरेक्ट मात्रा चढ़ाइए। स के साथ बड़ा ऊ है तो एक वर्तुल रेखा आएगी, र के साथ अ है तो एक सीधी रेखा, ज के साथ अ है तो एक सीधी रेखा। ठीक है, सूरज हो गया। हमने जैसे कह दिया, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा वर्ड हम ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया भाई दीवार, एक शब्द हम ले लेते हैं दूसरा, दीवार। ठीक, अब जरा लगाइए। जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये वा के साथ आ जाएगा और द के साथ बड़ी ई जाएगा, तो एक वर्तुल रेखा, एक वर्तुल रेखा, एक सीधी रेखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से हम वर्णों का क्या कर सकते हैं, विच्छेद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण समझ में आता है। ठीक, लघु वर्ण के लिए हमारा क्या आ जाता है, सीधी खड़ी रेखा, और दीर्घ वर्ण के लिए हमारी क्या आ जाती है, एक वर्तुल रेखा। ये याद रखना है, और किसी भी शब्द को आप लिखकर, अब आप चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा दोहा लिख लीजिए, कितना भी बड़े से बड़ा सोठा लिख लीजिए, उसी में मात्रा इस तरह से लगाई जाती है शब्द के अनुसार। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिख दिया राम। ठीक, राम का जो एक नाम है, वो राम का नाम बहुत एक लंबे सुर के साथ लिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे राम कुछ इस तरह से लिखा रहता है, वर्तुल रेखा के साथ। तो इस वर्तुल रेखा का मतलब ये होता है कि आपने राम को राम लयबद्ध तरीके से कहा है, तो जो वर्तुल रेखा शो करती है वो यही शो करती है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे ये हमने कह दिया वर्तुल रेखा, और ये एक इसकी सीधी रेखा, तो ये हमारा क्या बन गया, राम बन गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत आती है यहाँ तक? ठीक है, अभी पहले आप संख्या और वर्ण का रिवीजन कीजिए, बाकी के बचे हुए 5 मैं समझाऊंगी आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक इनको जरा रिवाइज कीजिए, क्योंकि छंद जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ बहुत कोमल टॉपिक है। इसको प्यार से पढ़ोगे, प्यार से समझ में आएगा। रटने की कोशिश करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इसकी मात्राएं रट लूंगी, कुछ नहीं समझ में आना।
प्यार से पढ़ो, यहीं के यहीं सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसका रिवीजन कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच।